हेलो एवरीवन। ये हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है इसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसका ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेशर बेल्ट्स, प्लानिटरी विंड्स, कोरियोलिस फोर्स और जेट स्ट्रीम के बारे में, जो कि हमारा बेस बिल्डअप करेगा फ्यूचर की वीडियो जो कि मानसून से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि इंडियन मानसून से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारा बेस बिल्ड हो जाएगा ताकि हम मानसून के बारे में पढ़ सकें। तो फिर हम पहले देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं। प्रेशर बेल्ट मतलब अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड के साथ साथ चलने वाले जोन्स, जहां साल भर या सीजन के हिसाब से एयर प्रेशर हाई या लो रहता है। दो बेसिक रूल्स याद रखने हैं। तो ये रूल्स क्या हैं? ठीक है, ज़्यादा हीट का मतलब क्या है कि एयर लाइट हो जाएगी, और एयर लाइट होगी तो एयर राइज होगी। मतलब राइज होगी तो एयर ऊपर उठेगी, और एयर ऊपर उठेगी तो प्रेशर लो होगा। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। इसीलिए जो ठंडी हवा है, जब हवा ठंडी होगी तो वो हैवी होगी और सेटल होगी, मतलब नीचे बैठेगी। और हवा नीचे आएगी तो फिर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। ये दो बेसिक रूल्स याद रखने हैं हमें सबसे पहले, ये पढ़ने से पहले। फिर ये बेल्ट्स बनते हैं मेनली 3 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न क्या है? अनइक्वल हीटिंग। ठीक है, अब अनइक्वल हीटिंग क्या है कि इक्वेटर के पास का एरिया ज़्यादा गर्म हो जाता है। हम्म क्यों? क्योंकि सन की रेस पड़ती हैं उस पर डायरेक्टली, इसलिए इक्वेटर ज़्यादा गर्म हो जाता है। और पोल्स क्या होते हैं? वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो ये बन जाता है प्रेशर हीट डिफरेंस। अर्थ की रोटेशन दूसरी चीज़ है कि अर्थ अपना रोटेट भी कर रहा है। कोरियोलिस इफेक्ट आता है जिसकी वजह से। फिर ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ एयर, राइजिंग एंड सिंकिंग पैटर्न। पूरे वर्ल्ड में भी एयर, ठीक है, क्या कर रही है? सिंक कर रही है। ठीक है, तो कहीं से राइज कर रही है, फिर ये जाके कहीं पे सिंक कर रही है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में भी पैटर्न बन रखे हैं। तो अब हम टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेटोरियल लो है उसे डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल हाई है उसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये इनके निक नेम हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। तो ये क्या होती है? इक्वेटर पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। इससे क्या होगी? इंटेंस हीटिंग होगी। और अभी मैंने बताया कि जब हीट होगी तो एयर क्या होगी? लाइट हो जाएगी। और लाइट होगी एयर तो फिर क्या होगी? वो राइज होगी। और अगर एयर राइज होगी तो वहाँ पे क्या होगा? लो सरफेस बन जाएगा। फिर अब इसके कुछ फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स में आते हैं ट्रेड विंड्स। यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेड विंड्स हमारी क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं आकर के इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे। तो ये इसका एक फीचर है। दूसरा, कांस्टेंट क्लाउड फॉर्मेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल। जैसा कि मैंने अभी बताया, हवा यहाँ पे ऊपर उठ रही है गर्म होने की वजह से। सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, हवा गर्म होगी, फिर वो ऊपर उठेगी, और हवा ऊपर उठेगी तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। और तीसरी चीज़ क्या है? डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगी तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, जैसे वर्ल्ड के मेन फॉरेस्ट जैसे अमेजोन, कॉन्गो, ये सारी चीज़ यहीं पे हमें मिलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर में, जिन्हें हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। फिर अब एक क्वेश्चन है कि ITCZ का इंडियन मानसून से क्या रिलेशन है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इंडियन मानसून के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। जैसे यहाँ से हवा ऊपर उठी गर्म होने की वजह से, ठीक है, फिर ये यहाँ पे सबसाइड करेगी जा करके। हवा ऊपर उठी है तो कहीं पे तो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर उठी है तो फिर ये चलेगी और यहाँ पे जा करके नीचे सिंक करेगी। इक्वेटर पर उतनी जो उठी हवा उठी है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर ठंडी होकर के नीचे बैठती है, डिसेंड करती है। और हवा जब भी नीचे बैठती है तो क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा? अगर हाई प्रेशर है तो नीचे बैठती हवा क्लाउड्स को डिसअपियर कर देगी, मतलब यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होंगे और रेनफॉल बहुत ही कम होगी। इसलिए दुनिया के सारे मेजर डेजर्ट्स यहीं पे हैं। कहाँ पे? हॉर्स लैटिट्यूड में। सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सारे यहीं पे हैं। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया तो नीचे है, अरे तो यहाँ पे भी तो है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये सारे डेजर्ट मेनली यहाँ पे हैं। यहीं से ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज निकलती हैं। ठीक है,
ये हॉर्स लैटिट्यूड है, ये मैं देखिए आपने, ये ट्रेड विंड निकल रही है, ठीक है, और ये ऊपर क्या निकल रही है, वेस्टर्लीज निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? यहाँ से हवा ऊपर उठी, ठीक है, यहाँ पे सिंक की, अब हवा नीचे सिंक कर रही है तो ये कहीं जाएगी ना फिर से ऊपर उठने के लिए, तो ये हवा यहाँ से क्या होती है, यहाँ नीचे बैठती है और फिर ऊपर उठ जाती है, तो यहीं से ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज निकलती हैं। इसी वजह से वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसाइडिंग एयर यहाँ पे होती है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता और बारिश नहीं होती। 30 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड। फिर अब हमारा जो अगला है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ वार्म वेस्टर्लीज और कोल्ड पोलर विंड आपस में कोलाइड करते हैं। ये हमारी वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, ये वार्म है, और यहाँ से पोलर विंड्स आ रही हैं, ठीक है, ये इस बेल्ट पे क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, इधर से वेस्टर्लीज और इधर से पोलर विंड। इससे क्या होता है, एयर इज फोर्स्ड टू राइज। अब यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, तो हवा जाएगी कहाँ, ऊपर ही जाएगी ना, तो ये हवा यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं, तो समझिए यहाँ से हवा फ़ोन से आपके बाहर आएगी, आपके फेस की तरफ आएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी नीचे आ रही है और यहाँ से भी यहीं पे आ रही है, और हवा यहाँ से ऊपर उठ रही है अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, हवा ऊपर उठी मतलब लो प्रेशर, हवा नीचे आई मतलब हाई प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर फिर से क्रिएट होगा। अब अगर लो प्रेशर आया यहाँ पे तो क्या होगा, तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होते हैं और फ्रीक्वेंट फ्लंटल रेनफॉल होती है और डायनेमिक वेदर रहता है। जब भी हवा ऊपर उठती है तो रेन होती है, कन्वेक्शन होता है। ट्रॉप टेम्परेट साइक्लोन्स का ओरिजिन यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे क्या होगा, मिड लैटिट्यूड में टेम्परेट साइक्लोन्स यहाँ पे बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ से एक वार्म एयर आ रही है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, तो यहाँ पे फ्रंट बन जाते हैं वार्म और ठंडी हवा के, गर्म हवा के और ठंडी हवा के फ्रंट बनते हैं, जिस वजह से क्या बनता है, टेम्परेट साइक्लोन बनता है। तो आपको सब चीज़ रीज़न के साथ पता होनी चाहिए कि टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे ही क्यों बनते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बनते, या यहाँ पे क्यों नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे ही फ्रंट का फॉर्मेशन होता और कहीं फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता। फ्रंट मतलब हॉट विंड यहाँ से और कोल्ड विंड यहाँ से। फिर अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से हवा ऊपर उठी तो फिर ये सिंक करेगी यहाँ पे जा कर के, और हवा यहाँ पे सिंक कर रही है तो अपने आप हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर है तो बहुत ही क्या है, हैवी प्रेशर होगा, यहाँ पे हवा नीचे बैठेगी और क्लाउड्स नहीं बनेंगे। यहाँ से पोलर विंड्स बाहर की तरफ फ्लो होती हैं, प्रिसिपिटेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है और पोलर डेजर्ट बनता है। पोल पे हाई प्रेशर है, लो प्रिसिपिटेशन है, ये चीज़ याद रखनी है। अब एक चीज़ है सीजनल शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट। सीज़न के साथ प्रेशर बेल्ट क्या होती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं, मतलब ये फिक्स नहीं होती हैं। अर्थ की 23.5 टिल्ट की वजह से, जो अर्थ का ये हमारा 23 डिग्री का टिल्ट है, जैसे अर्थ ये घुमा हो ना, ये रहा इक्वेटर और ये अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, कितना डिग्री टिल्टेड है, 23.5। इसकी वजह से समर सब बेल्ट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर में सब बेल्ट्स साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। ITCZ का सीजनल माइग्रेशन भी इसी वजह से होता है। जहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है ये हमारा ITCZ बन जाता है, और फिर ये गर्मी के टाइम पे यहाँ पे आ जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसे ही कहते हैं सीजनल शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये था किस चीज़ से रिलेटेड, हमारा प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेनेटरी विंड्स। हाँ, तो प्लेनेटरी विंड्स क्या हैं? अभी जो हमने पढ़ा प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट में हवा राइज कर रही है, फिर सिंक कर रही है, फिर राइज कर रही है, फिर सिंक कर रही है। यहाँ पे हवा राइज की और यहाँ पे सिंक की, तो ये हवा जो राइज कर रही है और सिंक कर रही है, प्रेशर के डिफरेंस के कारण यही तो हवा है, मतलब यही तो विंड है। प्रेशर का डिफरेंस आता है तभी विंड बनती है। तो प्लेनेटरी विंड्स वो परमानेंट लार्ज स्केल विंड्स हैं जो प्रेशर बेल्ट के बीच साल भर फ्लो करती रहती हैं। इनका डायरेक्शन डिसाइड कौन करता है? डायरेक्शन डिसाइड करता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी हवा, हाई से लो। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? ये अर्थ के रोटेशन से
विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ती हैं और साउथ में लेफ्ट की तरफ मुड़ती हैं, मतलब कोरियोलिस फोर्स उनके दिशा को चेंज कर देता है, ठीक है। इस इंटरेक्शन से तीन मेजर विंड सिस्टम बनते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। तो जो हमारा ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड 30 डिग्री पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे आता है, 0 डिग्री पर इक्वेटोरियल लो ITCZ। इसका डायरेक्शन हम देखेंगे ट्रेड विंड का। ये हमारी ट्रेड विंड है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये हमारी ट्रेड विंड्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवा उठती हैं, ठीक है, फिर यहाँ बैठती हैं और यहाँ बैठती हैं तो कुछ यहाँ की तरफ जाती हैं और कुछ यहाँ की तरफ जाती हैं। तो ये भी आपको यहाँ से दिख रहा है, ये ट्रेड विंड्स यहीं से आ रही हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये इनका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। अगर इसे हम नॉर्थ लें, इसे साउथ लें, इसे ईस्ट लें और इसे वेस्ट लें, तो ये दिख रहा ना आपको, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है ये हवा, ट्रेड विंड। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब ट्रेड विंड्स के कुछ फीचर्स हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये वार्म होती हैं, मॉइस्ट होती हैं और ओशियन से आते हुए मॉइस्चर को लेकर के आती हैं। इन्हीं की वजह से इंडिया में बारिश होती है। ITCZ पर ये कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, और कन्वेक्शन करती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ITCZ पर कन्वर्ज करेंगी, अगर ये कन्वर्ज कर रही हैं तो फिर ये ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने का मतलब क्या है, कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन होगी तो रेनफॉल होगी ही होगी। इंडियन मॉनसून का बेसिक ड्राइवर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही होती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कौन सी हैं, ये वाली हैं, ये वाली, ठीक है। एक्चुअली जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो ये ऐसे टर्न कर जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम इंडियन मॉनसून में देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये वेस्टर्लीज आएंगी। अब वेस्टर्लीज यहाँ पे हैं, तो वेस्टर्लीज क्या करती हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। इनका नाम वेस्टर्लीज इसीलिए पड़ा क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इनका काम क्या है, टेम्परेट साइक्लोन बनाना, फ्रंटल डिप्रेशन, इसी बेल्ट में ये बनते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज़्यादा होने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूअस होती हैं वेस्टर्लीज, इसीलिए इन्हें यहाँ पे रोरिंग फोर्टीज़ कहते हैं, ठीक है, जिस भी उस पर ये फ्लो करेंगी लैटिट्यूड पे। फिर अब हमारी आती हैं पोलर विंड्स, यहाँ पे आएंगी पोलर विंड्स। पोलर विंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जाती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई होती हैं, वेस्टर्ली से टकराकर पोलर फ्रंट बनाती हैं और साइक्लोनोजेनेसिस करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। पोलर विंड कोल्ड और डेंस होती हैं, इसलिए नीचे रहकर बहुत कम मॉइस्चर कैरी करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। अब इनका भी सीजनल शिफ्ट होता है, प्लेनेटरी विंड्स का पाथ प्रेशर बेल्ट के साथ साथ मूव करता रहता है। समर में ये ITCZ के साथ क्या करती हैं, नॉर्थवर्ड मूव कर जाती हैं, और विंटर में ये ITCZ के साथ साउथवर्ड मूव कर जाती हैं। फिर जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है कोरियोलिस फोर्स। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स सिंपल वर्ड में अर्थ की रोटेशन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़े से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस एपरेंट डिफ्लेक्शन को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। डिफ्लेक्शन क्यों होता है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, इक्वेटर पर सरफेस स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और पोल्स पर सरफेस की स्पीड सबसे ज़्यादा कम होती है। जब हवा या पानी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में मूव करता है तो उसका ओरिजिनल ईस्टवर्ड स्पीड चेंज नहीं होता, पर नीचे की जो अर्थ का स्पीड है वो अलग होता है, ठीक है। इसी मिसमैच से पाथ कर्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम है, यहाँ पे स्पीड और कम, यहाँ पे और कम, तो अगर विंड ऐसे ब्लो कर रही है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पीड है ना,
तो ये थोड़ी-सी कर्व हो जाती है, जब उसका पूरा पाथ ही अलग-अलग स्पीड पे है, यहाँ की स्पीड अलग, यहाँ की स्पीड अलग, यहाँ की स्पीड अलग, यहाँ की स्पीड अलग, तो ये हल्की-सी कर्व दिखाई देती है। इसे ही कहते हैं हम कोरियोलिस फ़ोर्स। कोरियोलिस का मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ बढ़ता है और लैटीट्यूड के साथ बढ़ता है। मतलब जैसे-जैसे ही हम क्या करेंगे, एक पोल्स पे कोरियोलिस फ़ोर्स मैक्स हो जाएगी और इक्वेटर पे 0 हो जाएगी। फिर हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ये पता है आपको, लेकिन कोरियोलिस फोर्स उसे थोड़ी सी मोड़ देती है। इसीलिए ट्रेड विंड्स भी हमें मुड़ती हुई दिखाई देती हैं और वेस्टर्लीज भी हमें मुड़ती हुई दिखाई देती हैं। फिर अब इन्हीं की वजह से साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स में हवा लो प्रेशर की तरफ स्पाइरल करती है, कोरियोलिस रोटेशन डिसाइड करता है इसका। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन आते हैं। इसी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, इक्वेटर पे भी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, तो स्पाइरल हो ही नहीं पाती हवा, तो बन नहीं पाते इक्वेटर पे। ओशियन करेंट्स भी इन्हीं की वजह से होते हैं। ओशियन करेंट में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न में लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये ओशियन करंट में भी डिफ्लेक्शन कॉज करती हैं। फिर जो हमारा फाइनल टॉपिक है आज का, वो है जेट स्ट्रीम्स, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम एक नैरो बैंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड है जो अपर एट्रोपॉस्फियर में फ्लो करती हैं, रफली 9 to 14 किलोमीटर अबव अर्थ का सरफेस। इनकी स्पीड क्या हो सकती है? 150 से लेकर के 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये चलती हैं। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के अलोंग ये बनती हैं। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब वार्म कोल्ड एयर बाउंड्री पे ये बनती हैं। सिंपल शब्द में, जहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है होता है, वहाँ जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग होती हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा, तो जेट स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। 3 फोर्स का कॉम्बिनेशन है जेट स्ट्रीम। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है? वार्म एयर एक्सपैंड करेगी, लो प्रेशर क्या होगा, और कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और हाई प्रेशर बन जाएगा। कोरियोलिस फोर्स विंड को राइट में मोड़ेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में मोड़ेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट लेफ्ट में सॉरी। थर्मल कॉन्ट्रैस्ट का क्या मतलब है? मिड लैटिट्यूड में वार्म ट्रॉपिकल एयर वर्सेस पोलर एयर का शार्प बाउंड्री, ये होता है थर्मल कॉन्ट्रास्ट। जैसे यहाँ पे हमारा ये है ना, तो यहाँ पे वार्म एयर है और यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो यही थर्मल कॉन्ट्रास्ट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड एयर है और यहाँ पे हॉट एयर है। तो ये जो इनका डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, इसी वजह से बनेगा टेम्परेचर थर्मल कॉन्ट्रास्ट। इन सब से अपर एटमॉस्फेयर में जियोस्ट्रॉपिक विंड फ्लो बनती है, जो कि नैरो फास्ट और रिवर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा मियंडर करता हुआ दिखाई देता है। हाँ, अब कितने टाइप की जेट स्ट्रीम्स हैं? तो जेट स्ट्रीम्स पहली हैं हमारी पोलर फ्रंट जेट, जो कि 50 to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ हमारा बनती हैं। ये रही पोलर जेट। कोल्ड पोलर और वार्म टेम्परेट एयर के बीच में बनती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे कोल्ड पोलर एयर है और यहाँ पे वार्म टेम्परेट एयर है, इसके बीच में क्या बनेगी? पोलर जेट स्ट्रीम बनेगी। टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होंगे यहाँ पे, और वेदर सिस्टम को वेस्ट से ईस्ट मूव करवाती है ये जेट स्ट्रीम। जैसे ये सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था ना, यहाँ पे ये बनती हैं। इसीलिए ये तीनों टॉपिक यहाँ पे जो हैं ये कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप वीडियो का पहला वाला पार्ट फिर से देख सकते हैं एक बार। फिर हमारी आती है सब ट्रॉपिकल जेट। ये 25 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड पे बनती है, हेडले सेल के ऊपर अपर एच पर बनती है ये। इंडिया के लिए क्रूशियल रोल है इसका, क्योंकि विंटर में इंडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग होती है सब ट्रॉपिकल जेट। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं इसकी वजह से, और समर में जो ये होती है सब ट्रॉपिकल जेट, ये थोड़ी सी नॉर्थ शिफ्ट हो जाती है। इसी वजह से मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशन बनती है, क्योंकि इंडिया के ऊपर फिर लो प्रेशर बन जाता है और फिर इक्वेटर की हवा सक करके वहाँ पे आ जाती हैं। फिर हमारी आती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के साउथ में 10 to 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ये सिर्फ समर में बनती है, जून से सितंबर के बीच में, और इसका रोल स्ट्रॉन्ग मानसून का इंडिकेटर है।
मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है उतना ही स्ट्रॉन्ग मानसून इंडिया में आएगा। अपर लेवल आउटफ्लो को इम्प्रूव करता है ये, डीप कन्वेक्शन को सपोर्ट भी करता है। फिर जेट स्ट्रीम का इंडिया के मानसून से क्या रिलेशन है? विंटर में सब ट्रॉपिकल जेट जो होती है वो इंडिया के ऊपर होती है, इसी वजह से स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है और इंडिया में ठंडी के टाइम पे कोई बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर होता है ना सब ट्रॉपिकल जेट पे। फिर प्री मानसून, मानसून के पहले जो तिबेटियन प्लेटो की हीटिंग होती है सन की वजह से, क्योंकि आईटी सीजन वहाँ पे होता है, और उसी वजह से अपर एयर प्रेशर पैटर्न चेंज होने लगता है और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो थोड़ी सी नॉर्थ शिफ्ट कर जाती है और उसके नॉर्थ शिफ्ट करते ही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप हो जाती है और अपर लेवल डाइवर्जेंस बढ़ जाता है हवा का, जिससे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होने लगता है और रेनफॉल इंडिया में आ जाती है और मानसून की शुरुआत हो जाती है। फिर जेट स्ट्रीम का वेदर सिस्टम से भी बहुत ही रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि मैंने आपको बताया करवाती हैं ये इंडिया में, और साइक्लोन्स भी बनाती हैं ये, ब्लॉकिंग पैटर्न्स भी करती हैं। ब्लॉकिंग पैटर्न्स क्या होते हैं एक्चुअली? तो ब्लॉकिंग पैटर्न्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये होते हैं नेचुरली जो जेट स्ट्रीम होती हैं वेस्ट से ईस्ट स्मूथली फ्लो करती हैं और वेदर सिस्टम को आगे बढ़ा देती हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जेट स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा मीएंडर कर जाती हैं। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा मीएंडर कर जाती हैं और एक जगह पर स्टॉल हो जाती हैं, इस स्टेशनरी कन्फिगुरेशन को ब्लॉकिंग पैटर्न कहते हैं। मतलब वेदर सिस्टम आगे नहीं बढ़ता है बल्कि एक ही रीजन पे अटक जाता है। फिर ब्लॉकिंग बनती कैसी है? जेट स्ट्रीम ये बनती ऐसे है कि जेट स्ट्रीम नॉर्मली प्रेशर ग्रेडियंट प्लस कोरियोलिस फोर्स से स्ट्रेट फ्लो करती है, लेकिन जब रॉसबी वेव बहुत ज़्यादा डीप और स्लो हो जाती है तो हाई प्रेशर रिज एक जगह लॉक हो जाती है और लो प्रेशर ट्रफ भी मूव नहीं कर पाता। हाई प्रेशर रिज और लो प्रेशर ट्रफ भी ये मूव नहीं कर पाता। इसी वजह से एटमॉस्फेयर में एक तरीके का ट्रैफिक जैम हो जाता है, वेदर स्टक हो जाता है इसकी वजह से। तो जो हाई प्रेशर ब्लॉक है यहाँ पे क्लियर स्काइज होती हैं, सिंकिंग एयर होती है और हीट वेव्स, ड्रॉट और फॉरेस्ट फायर होती है। यहाँ पे गर्मी बढ़ती है। और जो लो प्रेशर ट्रफ है हमारा, यहाँ पे राइजिंग एयर होती है, क्लाउड्स बनते हैं, रेनफॉल होती है और प्रोलॉन्ग्ड रेन, फ्लड और कोल्ड स्पेल्स आते हैं। तो यूरोप यूरोप की हीट वेव्स, पाकिस्तान के फ्लड्स और नॉर्थ इंडिया के लॉन्ग हीट स्पेल्स कई केसेस जेट स्ट्रीम ब्लॉकिंग की वजह से होते हैं। तो ये था हमारा आज का जेट स्ट्रीम का टॉपिक, और जो भी हमने सारे 3 टॉपिक कवर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानसून के लिए, इसीलिए उन्हें दोबारा से ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू।